सरफराज आपको पियानो बजाना आता है? मुझे पियानो बजाना आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। अच्छा, मतलब सीखा आपने? नहीं, मैं वैसे मुंह से बजा लेता हूँ। ये कौन सा पियानो है? आमीन बेगम को पसंद होगा पियानो, बाकी तो कोई सुनता नहीं होगा। उनको सब पसंद है भाई। क्योंकि ये अमूमन ऐसे जो पियानो या गिटार आप बजा रहे होते हैं ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आप इस तरह के कोई गलत बजा रहे तो वो बेचारे आपके घर वालों को ही सुनने पड़ते हैं, बेगमात को, और अगर बेगमात ही काम कर ले तो मियाँ को सुनने पड़ते हैं। लेकिन आज सेहत का आलमी दिन, बच्चों का आलमी दिन, ख़वातीन का आलमी दिन, ये सारे आलमी दिन तो हम देखते हैं और मनाते भी हैं और सुनते भी हैं, मगर आज पियानो का आलमी दिन है। हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद ने पियानो के बारे में एक रिपोर्ट बनाई है, देखते हैं और उसके बाद थोड़ी मज़ीद बात करते हैं पियानो के हवाले से। जी, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी खूबसूरत और दिलकश धुनें सुनी हैं जिन्हें अगर हम चाहें भी तो फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो धुनें इसी पियानो पर कंपोज हुई हैं? और आज इसी अमेजिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यानी पियानो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पियानो का आलमी दिन हमेशा हर साल 29 मार्च को मनाया जाता है, यानी साल के 88वें दिन। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पियानो के अंदर जो कीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ साउंड्स क्रिएट करती हैं, मुख्तलिफ कंपोजिशंस जिनके ज़रिए तख्लीक की जाती हैं, उनकी तादाद 88 है। जी हाँ, तो इसीलिए साल के 88वें दिन पियानो का आलमी दिन मनाया जाता है। चलिए पियानो के बारे में कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जूलियन कैसर साहब, जो कि पिछले 7 साल से नापा के अंदर म्यूज़िक टीचर के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें पियानो के बारे में कौन सी नई बात बताते हैं। जी सर, ये बताइए कि पियानो जो है ये है क्या? पियानो एक मौसीकी का साज़ है, मगरबी मौसीकी की बुनियाद है, और ऐसा साज़ है जिसमें ऊपर से नीचे तक के बहुत बड़ी पहुंच के सुर मौजूद हैं, 88 सुर मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि म्यूज़िक के शोबे में पियानो का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या है? मगरबी मौसीकी की तो बुनियाद है, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज का हामिल है, और अब तो इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि इसके शॉर्टर वर्जन आ गए, इससे छोटा साइज़ इसका मुतारिफ़ कराया गया कीबोर्ड की शक्ल में, और अब तो वो मशरक़ी मौसीकी में भी इस्तेमाल होता है, मगरिब में भी इस्तेमाल होता है, और दुनिया की तरह तरह की मौसीकी इसी साज़ के ऊपर बजाई जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि पियानो में जो सफ़ेद और स्याह जो कीज़ होती हैं, उनका मतलब क्या है, वो क्यों होती हैं? पियानो में मौजूद सफ़ेद और स्याह कीज़ की वजह ये है ताकि एक स्पीड भी बढ़ाई जा सके बजाने की, और उसके साथ साथ एक से दूसरे सुर तक ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक रसाई हासिल की जा सके, इसलिए स्याह और सफ़ेद कीज़ का एक इम्तजाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपसे बहुत सारी नई बातें पियानो के हवाले से हमें जानने और सीखने का मौका मिला। इसमें कोई शक नहीं कि पियानो की आवाज़ जैसे ही कानों में जाती है तो रस घोलती है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक पियानो बजाने वाले और पियानो सुनने वाले ज़हनी दबाव, घबराहट और अकेलापन महसूस नहीं करते। इस तरह से पियानो एक तरह की थेरेपी भी है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। जरा बात करते हैं जिद्दत की, नई टेक्निक्स की। कराची में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे परवान चढ़ने लगे हैं। क्लिफ्टन में मौजूद 3 एकड़ पार्क भी अर्बन फॉरेस्ट की मिसाल है, जीती जागती मिसाल है जनाब, जहां कराची के रवायती फूल और दरख्त खूब फल फूल रहे हैं। इन दरख्तों और पौधों की वजह से न सिर्फ माहौल बेहतर होगा, बल्कि वो परिंदे भी वापस लौट आएंगे जो जंगलात खत्म होने की वजह से कराची से अपनी उड़ान भर के कहीं और जाना शुरू। बिल्कुल, इसी मंसूबे पर बात करने के लिए
हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के सरबरा मसूद लोहार साहब। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मसूद साहब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोजेक्ट, इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी, उजाड़ किस्म के जो वीरान किस्म के पार्क और प्लॉट्स होते हैं उसको आप जंगल बना देते हैं, बड़ा खूबसूरत एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। ये आइडिया कैसे आया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, क्या बताना चाहेंगे अपने इस सफ़र के हवाले से? कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हुआ कि अगर इंसान मर जाए कल तो फिर जिंदगी में क्या क्या है। उसी वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ और मैंने किया। अभी हमने 20 एकड़ पे क्लिफ्टन में ये फॉरेस्ट लगा दिया है और हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं उनमें अर्बन फॉरेस्ट हों और अर्बन वेटलैंड्स हों, झीलें हों। तो इसी हिसाब से ये हमने काम शुरू किया और हम कर रहे हैं। तो सर कौन कौन से पौधे हम यहाँ पे दरख्त देख सकेंगे? 67 डिफरेंट स्पीशीज हमने लगाई हैं, जिसमें हमने कुछ रेयर और इवन IUCN की रेड लिस्ट पे पौधे जो हैं वो भी हमने सक्सेसफुली लगाए हैं और वो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये बताइएगा कि फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी उसमें पौधे होते हैं वो ख़ुद अपनी खुराक पैदा करते हैं, यानी कि पानी और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो ज़मीन से लेने के अहल हो जाते हैं। क्या हमारे पास ऐसी लैंड है कि एक टाइम के बाद ये ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं ये पौधे? नहीं, ये जो जगह थी ये तो इससे ज़्यादा वर्स्ट लैंड कोई थी नहीं, ये तो डंप साइट थी, कचरा और गंद। ज़ेरे ज़मीन पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो उस बारे में बताइए। वाटर टेबल, चूँकि कोस्टल रीजन में वाटर टेबल ऊपर होती है और कड़वा पानी होता है और नमी होती है हवा में जिसमें साल्ट्स होते हैं, लेकिन हमें चूँकि अब 14 मंथ्स हो चुके हैं और हमने ये सक्सेसफुली प्रूव कर लिया है कि हर तरह का पौधा कराची में लग सकता है, ठीक है, और वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है सर, जहाँ पर ये चीज़ बनाई जा रही है वहाँ पर हमने देखा कि कुछ झोंपड़ियाँ वगैरह भी आबाद थी, लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनकी रिहाइश का थी, उनको किस तरह से शिफ्ट किया, मुतबादिल कुछ उन्हें फराहम किया? कोई झोंपड़ियाँ नहीं थी। ये तो वहाँ पे अलबत्ता ये थे कि ये ऊँट और घोड़े वाले जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जी सर मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, तो वो मौजूद हैं और अभी भी हैं। हम उनको, बल्कि हमने उनकी कैपेसिटी बिल्ड की है, उनकी ट्रेनिंग की है और उनको अल्टीमेटली हम उनको फॉरेस्ट गार्ड बना देंगे। ओके, ग्रेट। हमने किसी को डिसलोकेट नहीं किया। अच्छा सर, तो ये अभी एक क्लिफ्टन आपने सेलेक्ट किया, मजीद कराची में ही अगर मैं कहूँ डिफरेंट एरियाज टारगेट हैं आपके? 5 और जगहों पे भी हमने किया है। हमने एक वाटर बोर्ड के साथ शारा फैसल पे 1.5 एकड़ का किया है, ब्लॉक 2 क्लिफ्टन में किया है, इस तरह काफ़ी जगहों पे हमने छोटे छोटे किए हैं। एक्सपेंसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो जाहिर है मशीनरी लगती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल आता है, पौधों के हवाले से, खाद के हवाले से, पानी का जो सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर है, तो ये तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं ये कैसे? शुरू में हमने ये सेल्फ फाइनेंस था, हमने अपने पैसे लगाए। बाद में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो उस वक्त एनवायरनमेंट के एडवाइज़र थे, अभी मेयर हैं कराची के, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी ज़ाती इंटरेस्ट और सपोर्ट रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें इमदाद भी दी और उस इमदाद को भी हमने फिर वापस लगा के उसको और ज़्यादा बेहतर किया। हमने एक बीच फ्रंट बनाया है, हमने तकरीबन 1.25 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाया है लीडिंग टू द बीच, फिर एक अर्बन वेटलैंड बनाई है 30 एकड़ पे, जिसमें 115 डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, कितना टाइम लग जाएगा एक मुकम्मल, मैं ये कहूँ हरा भरा जंगल देखने में? हरा भरा जंगल तो अभी भी है। अच्छा, अभी भी आप अगर आएंगे वहाँ पे तो अगर मैं छुप जाऊं तो आप मुझे ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि इतना घना हो गया है। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर ये सेल्फ सफिशिएंट एक डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। तो सर ये आपने कोविड में स्टार्ट किया था ना? जी तो मतलब ये हमने शुरू किया है जनवरी 2021 को। 21 में। अच्छा, अभी आपने कहा सेल्फ सफिशिएंट, तो इसको थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा, क्योंकि देखने वाले शायद ये सुनने और देखने वाले ये सवाल उनके जहनों में पैदा होगा कि इतना बड़ा जंगल जब होगा रोजाना उसको पानी देना पड़ेगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब इसको पानी देने की जरूरत नहीं होगी, ये खुद अपनी तमाम तर जरूरियात पूरी करेगा? देखें, पानी एक सर्टेन हद तक आपको देना ही पड़ेगा, बेशक कितना भी बड़ा हो जाए ना। हमने एक अच्छा तरीका ये यूज़ किया है कि जो गंदे नाले हैं ना, एक गंदा नाला हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जिसका TDS इतना है कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो वो गंदा पानी जो समुद्र में जा रहा है वहाँ नहीं जाएगा, दूसरा ये कि वो पानी रीयूज होगा और पौधों को कर लेगा। सही सर, अगर मैं ये बात करूँ कराची से बाहर निकल के, अगर हम सिंध के बाकी शहरों के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्लान है आप लोगों का? देखिए, हमने सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में 10,000 फॉरेस्ट लगाने का एक ज़िंदगी का मिशन बनाया हुआ है। ज़बरदस्त। तो उसमें अभी हमारा जो प्लान है उसमें हैदराबाद, सक्खर,
उसके बाद कोयटा, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद, पिंडी, ये हमारे टारगेट्स में हैं। लेकिन चूंकि हमें रिसोर्सेज नहीं है और मैं प्राइवेट सेक्टर को, बाकी लोगों को हमसे काम करवा लें, हम काम के लोग हैं, हमसे काम करवा लें, तो रिस्पांस कोई अभी हमें इतना अच्छा नहीं आया प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम ये रिसोर्सेज जनरेट कर लेंगे और ये इन सब जगहों पे हम फॉरेस्ट लगा देंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर से जैसा कि आपने बताया रिस्पांस, वो तो मेरे ख्याल में उस सूरत में आता है जब किसी की तरह का आउटपुट हो, कोई कारोबार हो, तो इसको किसी तरह से कमर्शियल किया जा सकता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इदारे हैं, सस्टेनेबिलिटी एक नया एक टर्म है जो डिपार्टमेंट्स बाकायदे हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल डेवलपमेंट के तहत, उसमें फंड्स होते हैं उनके पास। और चूंकि ये काम जो है ये सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी है, तो वो उनके पास होता है। सिर्फ ये कि उनकी प्रायोरिटीज़ में ये शायद नहीं आ रहा, जब तक आएगा तो ये हो सकता है। कमर्शियल कर भी किया जा सकता है, लेकिन कमर्शियल हम करेंगे तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी ना बायोडाइवर्सिटी। मैं चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स आएँ, पेलिकन्स आ रहे हैं, फ्लेमिंगोज हैं, ये और ये उसी सूरत हो पाएगा जब इंसान की मुदाखलत कम से कम होगी। मतलब जितना मिनिमम रखेंगे उतना ज़्यादा अब होगा। तो सर अगर मैं सीवी वाली साइड की बात करूँ, पर्सनली मैंने भी चीज़ देखी है और यकीन आपने भी विटनेस की होगी कि लोग गंदगी फैलाने में पीछे नहीं रहते, रैपर्स और आलूदा करना उस जगह को। मुझे लगता है हमें लगता है कि हमारा मिशन है कि हमने जो है ना वहाँ पे गंद फेंकना है। तो इस हवाले से कोई अवेयरनेस प्लान आप लोगों का हो कि लोगों को पता चले कि अच्छा भाई अब ज़रा हाथ रोकना है। देखें, जिस जगह पे हमने प्लांटेशन की है वो सारी जगह जो है वो प्लास्टिक और गंद और कचरा है। उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल के ये प्लांटेशन की है। जो हमारा बीच है, जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर बीच आता है, उसमें हमने उसकी रेगुलर क्लीनिंग करते हैं। रेगुलरली हम प्लास्टिक और कचरा जो है साफ़ करते हैं। जहाँ रही अवेयरनेस की बात, हम अपना जो पोर्शन है उसमें तो हम लोगों को करते हैं। बाकी बहुत जगह पड़ी है, अब उसमें बिल्कुल करनी चाहिए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम बुरा हाल कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अच्छा, इस तरह के किसी भी इकदाम के लिए यकीनन खुद ज़ाती तौर पर नेचर लवर होना बड़ा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े, परिंदे तो हैं ही, बहुत सारे हशरात ऐसे हैं जो हम कभी बचपन में रेगुलर देखा करते थे। लेडी बर्ड, इसके अलावा जो जुगनू हुआ करते थे, अब वो नापैद हो चुके हैं एक तरह से। तो इस तरह के जो इकदाम हैं, ये जंगल अगर बनाए जाते हैं, अर्बन फॉरेस्ट होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट यहाँ पर पैदा होगा कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये दोबारा एनवायरनमेंट का हिस्सा बने। आपने मेरे दिल की बात कर दी। हम लेमैन टर्म्स में तो कहते हैं कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम इकोसिस्टम रिस्टोर कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की रिस्टोरेशन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप जुगनू देखेंगे इस एरिया में। अभी भी हनी बीज के, शहद की मक्खियों की 2 किस्में, एपिस फ्लोरा और एपिस सिराना, दोनों हमारे फॉरेस्ट में हैं। जबरदस्त। लिजर्ड्स की 2 किस्में हैं। स्किंक एक कराची का नेटिव लिजर्ड है, हमारे फॉरेस्ट में आप देखेंगे आपको मिलेगा। 2 किस्म के नॉन वेनमस स्नेक हैं। उसके बाद बीटल्स के कई किस्में हैं, आप किसी वक्त चक्कर लगाएं। बटरफ्लाइज की कई किस्में हैं। बड़ी जबरदस्त आप बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ऐसी मिसाल बन जाएगा कि आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ नजर आएंगी। जबरदस्त सर। और जैसे आपने कहा ना कि बहुत बड़ा प्लान है आप लोगों का, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान करना। जिंदगी का मिशन है 10,000 फॉरेस्ट। सर बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। लेकिन अगेन वही कि प्लीज अपने माहौल को साफ रखें, अपने इर्द गिर्द को साफ रखें। ये आप ही का शहर है, आप ही का माहौल है, आप ही का पाकिस्तान है। सो जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की थी एक खूबसूरत जंगल की, लेकिन अब एक ऐसी जगह का जिक्र करेंगे जहाँ जंगल का कानून है, अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब की मैं बात कर रही हूँ। घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली हर दूसरी जो औरत है उसका ताल्लुक इस तशद्दुद से है, क्योंकि रेशो इतनी बढ़ चुकी है। सिर्फ 3 शहर ऐसे हैं सनती तरक्की और जदीद दरसगाहों के बावजूद औरत के लिए गैर महफूज बनने वाले ये शहर कौन से हैं, और यहाँ तशद्दुद क्यों परवान चढ़ रहा है, क्यों इतनी रेशो बढ़ चुकी है, और पंजाब ही क्यों इकदाम नहीं हो रहे हैं। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला पंजाब के 3 बड़े शहर तशद्दुद के वाकयात में भी सबसे आगे निकल गए। सनती तरक्की में नाम रखते हैं, सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों की भरमार है, लेकिन लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद औरत को लेके गैर महफूज होते जा रहे हैं। हकायक अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में आपको बता दें।
सड़कों बाजारों में लड़ाई झगड़े के दौरान औरत पर तशद्दुद हो तो सरे फहरिस्त मॉडर्न सिटी लाहौर है, जहां एक साल के दौरान 5000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान का मैनचेस्टर यानी फैसलाबाद 1726 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। सनतों का शहर गुजरांवाला 1000 से ज्यादा केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता बरस पंजाब भर में खवातीन पे तशद्दुद के 25,500 केसेस रिपोर्ट हुए। जब तक आपकी एक फीमेल को नहीं पता कि उसकी बेसिक राइट्स क्या हैं, उसकी अवेयरनेस क्या है, अगर उसको ऐसा कोई चीज़ दी गई है तो उसने हेल्प मांगनी कहाँ से, कहाँ पे जाना है, कहाँ से उसका हेल्प आउट होना है, तो उस इंस्टीट्यूशंस का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। शहर के गली मोहल्लों में ही सिर्फ खवातीन गैर महफूज नहीं, बल्कि घर की चार दीवारी में भी औरत की जान को खतरा है। घरेलू झगड़ा हो या गैरत के नाम पे खवातीन का इस्तेहसाल, यही 3 शहर सरकारी अदाद-ओ-शुमार में पहले नंबर पर मिलेंगे। घर की चार दीवारी में भी साल के 365 दिन हवा की बेटी पे भारी रहे। लाहौर में 155 खवातीन घरों में तशद्दुद का शिकार हुई। गुजरांवाला में 143 केसेस, जबकि फैसलाबाद में 62 खवातीन मारपीट सहती रहीं। तीनों शहरों में 29 खवातीन जुल्म ना सह सकी और जान से गईं। इन 3 शहरों में तालीम और समाजी तरक्की के बेहतर मयार के बावजूद माहिरीन की राय जानना बहुत जरूरी है। दूसरे शहरों में भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। बड़े शहरों में ज्यादा एजुकेशन है और फैमिली भी ज्यादा सपोर्टिव है, तो उन्हें पता है कि अच्छा रिपोर्ट करना चाहिए इस केस को, बिकॉज के हमारी खवातीन रिपोर्ट उसी वक्त करती हैं जब वो ऐसी स्टेज पे आ जाता है जब उनको पता है कि अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में औरत महफूज कैसे हो? सरकार ने इन तमाम अदाद-ओ-शुमार को सामने रखा न वाकयात के मुहरकात सामने आने पर कोई इक़दामात किए और औरत के जुल्म सहने की रवायत वैसे ही जारी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। ख़वातीन पर तशद्दुद के इन बढ़ते वाक़यात की वजूहात क्या हैं, इनका रोकथाम किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने मेहमान को दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO जनाब सैयद कौसर अब्बास साहब। कौसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है, लेकिन आज भी ज़माना है जाहिलियत की कई मिसालें मौजूद हैं। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला बड़े शहर हैं, यहाँ पर तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात हैं। क्या वजूहात हैं इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने इतने अहम टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। देखें, जो पंजाब के अंदर देखा जाए तो जो इस तरह के केसेस का रिपोर्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें, जिस तरह अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, तो सिर्फ रेप केसेस की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर 4,500 रेप केसेस रिपोर्टेड हैं पिछले एक साल के 2021 के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4,500 केसेस रिपोर्टेड हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कल्चरल बैरियर्स की वजह से और इस तरह के इश्यूज की वजह से बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते। इसी तरह एक इंडिकेटर हमने जो इस रिपोर्ट के अंदर फोकस किया, वो हमने फोकस किया किडनैपिंग ऑफ वेमेन, क्योंकि इस अजम्पशन के साथ कि 70% खवातीन जब किडनैप होती हैं तो वो रेप का शिकार हो जाती हैं। तो अगर आप किडनैपिंग ऑफ वेमेन की बात करें तो 16,500 जो खवातीन हैं वो किडनैप हुई हैं सिर्फ पंजाब के अंदर। तो अगर इन दोनों फिगर्स को आप आपस में ऐड करते हैं तो तकरीबन 22,000 का फिगर बनता है जो पंजाब के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा खवातीन जो हैं वो तकरीबन सेक्सुअल अब्यूज़ का या सेक्सुअल वायलेंस का जो है वो शिकार हुई हैं। और लाहौर, इसकी अगर बात करें तो लाहौर इज़ एट द टॉप, 5,500 केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के जितने इशूज़ हैं उनकी भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इंक्रीज नज़र आएगा। इसी तरह एक हमने कंपैरिजन भी किया 2020 और 2021 का। तो 2020 और 21 की अगर सिर्फ हम पंजाब की बात करें तो 255% जो है वो इंक्रीज हुआ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन में पंजाब के अंदर, और तकरीबन 15% जो है वो इंक्रीज हुआ रेप ऑफ वेमेन केसेस इन पंजाब। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए। और इसमें मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, यानी कि ये ऐसे बहुत सारे तो वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए ही नहीं है, जिनके अंदर वो
हाँ, ये ऐसी खवातीन है जिनके अंदर एक इंकरेजमेंट है कि वो जाके पुलिस के पास इसको रिपोर्ट कर रही हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कल्चरल बैरियर्स की वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से इंतहाई गलत बात है। कौसर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी और एक चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगी। अगर हम लाहौर की बात करें जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहां पर तो सेफ सिटीज कैमरास का बड़ा अच्छा निजाम है, वहां पे तो आए दिन हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ जाना, आपने जैसे पिछले साल को अब के साल से कंपेयर किया, इसकी वजह क्या है? ये बढ़ क्यों रहे हैं? आपकी नज़र में क्या है? कानून सही तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है? ये क्या वजह है? अंधेर नगरी है, कोई पूछने वाला नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसका जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। एक सारे एविडेंसेस के साथ पुलिस जब अदालत में केस प्रेजेंट भी करती है तो अक्सर केसेस जो हैं वो बेल आउट हो जाते हैं और वो जाके बड़ा सीना तान के वो बाहर जाके दोबारा कहते हैं कि हम ये वाकया दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे। कौन सा 2-3 महीने 4 महीने थाने जाना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी। तो लोगों को ना कानून का खौफ जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, क्योंकि कन्विक्शन रेट नहीं है। जब जुडिशरी 20-20 साल एक जो केस है उसका फैसला नहीं आएगा, जब उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि खवातीन जो हैं वो रिपोर्ट किसके पास करने जाएं। आपकी जो विमेन पुलिस है, अगर पूरे उसमें पाकिस्तान में आप विमेन पुलिस की रेशो देखें तो 1.8% है एज कंपेयर टू द मैन। तो अगर 101.8% यानी लेस देन 2% खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है पुलिस के अंदर, तो जब एक खातून के साथ इस तरह का वाकया होता है तो वो किसको जाके बताए और किस तरह वो अपनी चीज़ों को जो है वो इंटेरोगेट करवाए ताकि उसको जो है वो इंसाफ की तरफ लेके जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कन्विक्शन रेट को शायद जुडिशरी को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि जुडिशरी इसको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इन केसेस को प्रायोरिटाइज करे और इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस करे और सख्त से सख्त सजाएं दे ताकि इस तरह के केसेस जो हैं वो बार बार ना हो सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खवातीन की पुलिस के अंदर शमूलियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खवातीन जो हैं वो पुलिस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भर्तियां हों और वो जो इस तरह के केसेस हैं उसके लिए डेडिकेटेड खवातीन स्टाफ ही हो जो खवातीन के साथ डील करे और इस तरह की चीज़ों को जो है वो एड्रेस करे ताकि जो इस तरह के केसेस हैं उसको रोका भी जा सके और फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो तो उसमें खवातीन को इंकरेजमेंट मिले कि वो मेरी बात सुनने के लिए खातून बैठी हुई है, मैं जाके अपनी बात उसको सुनाऊंगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मेरी बात इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इसमें ऐड कीजिएगा, आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि कोई मखसूस तबका जिसकी बड़ी तादाद की खवातीन इस तमाम तर मामलात का तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, शिकार करने वाले जो हैं वो एक मखसूस तबका, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबका जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, ये उनमें ज्यादा जी ये उनमें ज्यादातर केसेस हैं, या फिर एलीट क्लास जो तबका है उनमें भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं? देखिए जी, ये मिक्स्ड केसेस हैं क्योंकि मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि हमने इस पे कोई बिल्कुल भी बाइफरकेशन नहीं की कि इसमें ये अमीर तबका है या गरीब तबका है। लेकिन इसमें एक चीज़, मैं एक एलिमेंट इसमें ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा कि जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कॉम्पोनेंट है कि जो खवातीन को ट्रैफिक किया जाता है जॉब की लालच दे के या कोई भी इस तरह की किसी हरकत में उसको ट्रैप करके कि आए आपको लाहौर लेके जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको हम जॉब देंगे या कोई इस तरह की कोई भी फैसिलिटी देंगे, तो उसकी वजह से जो गरीब औरतें हैं, जो गरीब इलाकों की औरतें हैं, वो बहुत सारी इस तरह की ट्रैप होके, अगर आप इस वक्त भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है यानी कि सिंध से बलूचिस्तान से पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जो बड़ा शहर है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी इस तरह की खवातीन, अगर आप कोई गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के लॉ को इन्फोर्स करते हुए कोऑपरेशन करे तो बहुत सारी इस तरह की खवातीन मिलेंगी जो बेचारी जॉब के सिलसिले में कहीं आती हैं और उसके बाद जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो जाती हैं और उसके बाद और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में आ चुका है। FATF के बाद अगर एक बड़ी तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है तो वो ये है कि इंटरनल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। एक शहर से दूसरे शहर में बच्चों को और खवातीन को लेके जाया जाता है और वहाँ पर जाके उनको अब्यूज़ किया जाता है, जिसकी
जिसकी वजह से जो है वो जो इस तरह के रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो अगेन वो है कि एक विजिलेंस मैकेनिज्म, जो सेफ सिटी की आपने बात की, सेफ सिटी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक विमेन प्रोटेक्शन ऐप भी जो है वो लॉन्च की कि अगर किसी खातून को कोई इस तरह की हरासमेंट या कोई इस तरह का इशू अगर फेस हो रहा है तो वो एक पैनिक बटन उसके अंदर दिया गया कि मोबाइल के जरिए वो फौरन उसको पैनिक बटन को दबाएंगी तो उनके पास इत्तला चली जाएगी। बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है, लेकिन अगेन वही कि अगर रेशो बढ़ रहा है देन मजीद ऐसे फर्दर क्या इकदाम करने चाहिए कि हम इस चीज़ को कम कर सके, बिकॉज वही बात है ना, हमारी सलामती की बात है ये। और जब एक औरत अकेले घर से बाहर निकलते हुए अपने आप को महफूज ही नहीं समझेगी तो हम किस तरह से इंटरनेशनल लेवल को बीट करेंगे। आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपका अपना एनालिसिस है, आपने जो इस पर रिसर्च की है, उस हवाले से कोई रिकमेंडेशंस अगर दी गई हो या बताया गया हो कि एटलीस्ट हम ये पॉइंट्स को बीट कर सकते हैं इस तरीके से। देखें जी, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जी पुलिस के अंदर खवातीन की शमूलियत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ताकि फीमेल जो विक्टिम्स हैं उनको एक इंकरेजमेंट मिले कि वो जाके खवातीन को जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुडिशरी जो है उसको सेंसिटाइज और उसको ट्रेन करना चाहिए और एक टाइम लिमिट रखी जाए कि इस तरह के जो केसेज हैं उनकी फौरी तौर पर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से जो है एड्रेस किया जाए। बहुत सारे इस तरह के जो है वो अभी कवानीन भी बने लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं। उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक केस पुलिस के पास इस तरह का आता है तो जो खातून रेप हुई है या जो खातून जो है वो वायलेंस का शिकार हुई है उस खातून को विक्टिम डिक्लेयर करना होता है और उस खातून को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इस खातून को जो है वो वहां पर भेजा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि आपस में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो होम डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, जो जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इनके आपस में एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर एक कोई इस तरह का खातून विक्टिम है तो उसको एक तो विक्टिम डिक्लेयर करना और उसके साथ साथ उसकी प्राइवेसी को जो है वो मद्देनजर रखना कि उसको इंकरेजमेंट मिले कि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस के साथ शेयर करे और पुलिस जो है वो उसको फर्दर उसके ऊपर लेके जाए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि खवातीन को, शायद ये हमारा एक कल्चर ये है कि हम सुबह से शाम तक खवातीन को बताते हैं कि आपके हकूक क्या है। मेरे ख्याल से इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें मर्दों को बताना चाहिए कि भाई खवातीन के हकूक क्या है, क्योंकि खवातीन को हम सुबह से शाम तक ये बता रहे होते हैं कि आपके हकूक ये हैं, आपके हकूक ये हैं, आपके हकूक ये हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मर्द है उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आपके घर में जो खवातीन है, आपके मुआशरे में जो खवातीन रह रही हैं, उनके क्या हकूक हैं और किस तरह आपने आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको जो है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो जो सेंसिटाइजेशन ऑफ मेन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मर्द हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग देयर राइट्स। देखें किसी भी मुआशरे में रियासत का काम है कि राइट टू लिव जो है, राइट टू लिव इन अ सेफ प्लेस जो है वो देना हर शहरी को एक रियासत का काम है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे आगाही की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है और रियासत को ऐसे कवानीन बनाने की और उन पर अमल दरामद भी कराने की जरूरत है कि अमल दरामद करवाया जा रहा है, वो भी सख्ती से। कौसर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और सबसे जरूरी कि जब हम बात करते हैं मर्दों के हवाले से तो ये ब्रॉटअप आपके घर से शुरू होता है, जो कि आपका घर आपको देता है ब्रॉटअप, तभी कोई एक मर्द अच्छे तरीके से एक सोसाइटी में खवातीन को तो अभी एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं और उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग नया दिन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी की। हब के दुश्वार गुजार रास्ते पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। नवी हब रैली, रेस के सुल्तान बन गए साहबजादा सुल्तान। जनाब साहबजादा सुल्तान ने दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी को शिकस्त दे दी। रफ्तार के सुल्तान ने 50 किलोमीटर का फासला सिर्फ 37 मिनट 58 सेकंड्स में तय किया और बहुत ही मुश्किल किस्म का रास्ता था। नादिर मक्सी जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की, इस वक्त हमारे साथ साहबजादा सुल्तान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने टाइटल जीता और आपके हरीफ नादिर मक्सी दिफाई चैंपियन थे पहले, उनको हराना कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? नादिर मक्सी साहब जी पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट के लेजेंड हैं, हम सब के उस्ताद हैं और हम उन्हीं से सीखते हैं। बल्कि
मेरे ख्याल में हर रेस में हमें उनसे कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है जो हमें उससे पहले पता ही नहीं होती। तो उनके साथ रेस करना, उनकी कैटेगरी में रेस करना इट्सेल्फ एक बड़े एजाज़ की बात है। और फिर उनके साथ पोडियम पे खड़े होना और अगर उनसे टाइम में उनके करीब आना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उनसे टाइम बेहतर हो तो मैं समझता हूँ कि ये तो इसको एक अचीवमेंट भी समझा जा सकता है। और ये उनका बड़ापन है कि इसके बावजूद कि हम एक कैटेगरी में होते हैं, हमारा आपस में मुकाबला चल रहा होता है, लेकिन वो इसी तरह हमें गाइड करते हैं जिस तरह कोई अपने छोटे भाई को या अपने बहुत करीबी ज़बरदस्त दोस्त को गाइड करता है। और आज पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट जिस मकाम पे है उसमें सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन नादिर मक्सी साहब का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। ठीक। अच्छा सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और अब तक कितनी ट्रॉफीज़ हैं जो आप अपने नाम कर चुके हैं? रैली में जी तकरीबन 6-7 साल से मैं हिस्सा ले रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़े हमारे मोटर स्पोर्ट के इवेंट्स होते हैं उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टिसिपेट किया है। चूलिस्तान है, झल मक्सी है, गवादर है, थल है, डेरा इस्माइल ख़ान अभी 2 साल से हमारी ये रेस हो रही है। तो तकरीबन जितनी भी रेसेस हैं उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जीत अता फरमाई है माशाल्लाह। और कोशिश यही होती है असल में, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है बेशक। और हमारी जो असल में जो नीयत है, हमारी जो एफ़र्ट है वो ये है कि हम इस खेल के ज़रिए से हम अपने मुल्क के सहराओं को, अपने मुल्क के मैदानों को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें और जो पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज है वो मोटर स्पोर्ट के ज़रिए से उजागर कर सकें। बहुत अच्छी सोच है आपकी सुल्तान साहब। अच्छा ये भी बताएगा, एक तो ये बहुत महंगा खेल है और नौजवानों का इसकी जानिब कितना रुझान है आपकी नज़र में, और अगर कोई इस खेल में आना चाहता है तो उन्हें हुकूमती सतह पर कितनी सपोर्ट हासिल होती है? मोटर स्पोर्ट जी नो डाउट आसान भी नहीं है और महंगा भी है। तो इंटरनेशनली तो ये होता है कि पूरी दुनिया से जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। और पाकिस्तान के अंदर अभी उसका ट्रेंड बहुत कम है, वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही हैं। 1-2 टीम्स बड़ी अच्छी आई हैं, मुइज़ भाई की टीम आई है और कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक और बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ रेसर्स को सपोर्ट नहीं करेंगी तो अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो मुल्क के अंदर तो पार्टिसिपेशन करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस खेल को और हमारे जो रेसर हैं वो अपना लोहा इस सब्ज़ हिलाली परचम के साथ पूरी दुनिया में मनवाएं, तो उसके लिए हमें अपने मुल्क की कंपनीज़ की भी सपोर्ट चाहिए होगी ताकि वो रेसर बाहर तक पहुंच सकें। जब वो बाहर पहुंचेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बड़े नाम हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो डकार के अंदर भी लोगों को स्पॉन्सर करती हैं या उसके अलावा भी बड़े मोटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स के अंदर, तो वो ख़ुद ब खुद आपको आपकी परफॉर्मेंस से वो आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहती हैं, आपको अपनी टीम में लेना चाहती हैं। तो इसके लिए हुकूमत की जो स्पोर्ट है वो इवेंट्स के अंदर उनकी इवेंट्स को बेहतर ऑर्गेनाइज़ करने के अंदर तो ज़रूर होती है, लेकिन इंडिविजुअल किसी एक रेसर को हुकूमत इसलिए भी सपोर्ट नहीं कर सकती कि साफ ज़ाहिर है अगर आपके मुल्क के 100 रेसर्स हैं तो आप 100 में से कैसे चूज़ करेंगे और किस मायार के ऊपर किसी एक रेसर को चुनेंगे। तो इसके लिए आम तौर पे हम यही देखते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर यही होता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो रेसर्स को लेती हैं और फिर इवेंट्स जो हैं जैसे डकार अभी सऊदी अरेबिया में हो रही है 5 साल से, और इसके साथ साथ यूएई के अंदर भी रेसेस होती हैं, बाकी जगहों पे होती हैं, तो वहाँ हुकूमत सिर्फ इवेंट्स को फैसिलिटेट करती है। बिल्कुल, ये मोटर स्पोर्ट्स जो है दुनिया का जाना माना एक स्पोर्ट्स है और इस पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ये बताइएगा कि जो रैली है इंटरनेशनल लेवल पर क्या इसको पजीराई मिल रही है? बिल्कुल जी, इंटरनेशनल
लेवल के ऊपर ऐसी रैलीज़ को बहुत पजीराई मिलती है, बल्कि हमारी ख़ास तौर पे जो चुलिस्तान की रेस है वो तो कैलेंडर के अंदर है हमारे मुल्क के भी और पूरी दुनिया में। उस रैली को लोग जो मोटर स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी हवाले से जानते हैं। और अगर आप डकार को देखें तो वो इतना बड़ा इवेंट है कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा बरे आज़म नहीं कि वहाँ से पार्टिसिपेशन ना होती हो डकार के अंदर। इसी तरह बाहा 1000 है जो यूएस के अंदर होती है, उसको मदर ऑफ द रेसेस कहा जाता है, जो कि तकरीबन 1100 माइल्स की रेस है जो कि मुसलसल चल रही होती है। डकार तो तकरीबन 12 से 13 दिन का इवेंट है, लेकिन जो बाहा 1000 है वो एक ही दिन का इवेंट है। और बहुत कम ऐसे ड्राइवर्स हैं जो पूरी रेस में ख़ुद गाड़ी चलाते हैं। मोस्टली आपको अलाउ होता है कि आधी रेस आप करें और आपके एक जो फेलो ड्राइवर हैं, फेलो रेसर हैं, वो बाकी आधी रेस उस पर मुकम्मल करें। लेकिन जो पूरी रेस मुकम्मल करता है उसे आयरन मैन कहा जाता है। एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहबजादा सुल्तान साहब, आपने वक्त दिया और तफसीली तौर पर इस बहुत ही अहम तरीन टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू की। फ्यूचर के लिए आपकी तमाम तर जो रेसेस हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्विकली आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद आज बाबर 11 कैंगरूज से वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। 3 ODI मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कुछ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आखिरी 5 मैचेस में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पल्ला जो था वो काफ़ी भारी रहा। कौमी टीम को 5 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा, जबकि इन 5 मैचेस में से आखिरी 4 में पाकिस्तान हदफ का ताक़ुब करते हुए हारा है। यानी बाद में बैटिंग करना ग्रीन शर्ट्स के लिए खतरे की अलामत साबित हुआ है। लेकिन नेक तवक्कुआत रखते हैं और अल्लाह करे कि आज का नतीजा जो है वो बदला हुआ हमें नजर आए और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हिकमत अमली के साथ हमें मैदान में उतरना बिल्कुल। तो होने क्या जा रहा है और क्या तवक्कुआत हैं, बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, अपने वक्त दिया। जनाब टेस्ट में तो कुछ ख़ास हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, काफ़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है। वनडे के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है? जो रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मैचेस जो है पाकिस्तान हार चुका है। फिर वही बात जैसा कि अभी महक ने कहा कि दूसरी बैटिंग जो है ये थोड़ी सी खतरनाक साबित हो जाती है पाकिस्तान के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर फराज आपको भी और महक को भी। दरअसल पाकिस्तान की टीम अगर कंपैरिजन करें हम ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वाड से, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जख्मी खिलाड़ियों के मसले से भी 2-4 हो गई है। उसके अलावा जो टेस्ट स्क्वाड के मेंबर्स थे जिनमें डेविड वार्नर थे, उसके अलावा मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, वो सारे अवेलेबल नहीं है। स्टीव स्मिथ की कोनी जख्मी हो गई है, मिचेल स्टार्क जो है वो हिप इंजरी का शिकार हो गए, और उनके जो विकेट कीपर रिजर्व विकेट कीपर है जॉश इंग्लिश, वो भी कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। आज पता चला है कि जॉन रेनशा जो उनके बैट्समैन हैं जो स्टैंड बाय थे वो ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जख्मी खिलाड़ियों के, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी अदम मौजूदगी की वजह से उसकी कुव्वत में कदर कमी वाक़ई हुई है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए मौका है। लेकिन पाकिस्तान के कैंप में भी इंजरी हो गई थी। आप देखें कि मोहम्मद नवाज आउट हो गए सीरीज से, उसके अलावा शादाब खान की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता कि वो आज का मैच खेलेंगे। तो बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन देखें आज क्या होता है, पाकिस्तान मुझे बेहतर नज़र आ रहा है अपने होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस के हवाले से। सही है। अच्छा मिर्ज़ा भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना होम ग्राउंड पे क्रिकेट टीम थोड़ा प्रेशर भी ले जाती है। क्या आप क्या कहेंगे हमारी क्रिकेट टीम को स्पेशली कि किस हिकमत अमली के साथ उतरना चाहिए और कितना प्रेशर जो है अपने ऊपर नहीं लेना, आपने बड़ा रिलैक्स होकर आपने खेलना है? देखिए महक, हमारी टीम जो है वो T20 की स्पेशलिस्ट है। जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप हुआ गुज़िश्ता साल और उस मुत्तहिदा अरब अमारात में, उस T20 वर्ल्ड कप में हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हमारी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम ICC की जो ODI रैंकिंग है उसमें 6ठे नंबर पर है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क है, और पाकिस्तान के लिए मौका है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए ये मैचेस काउंट होंगे पॉइंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए।
तो पाकिस्तान की, अब आप देखें पाकिस्तान की टीम में फ़खर जमान की वापसी हुई है, उसके अलावा आसिफ अली जो है वो T20 के तो एक्सपर्ट हैं, उनको वनडे टीम में रखा गया है। हमारी बॉलिंग बेहतर नजर आती है महक, अगर आप देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी, फिर हसन अली और उसके अलावा हारिस रऊफ, हमारी बॉलिंग खासी बेहतर है। मुझे लगता है एडवांटेज हमें है, लेकिन अब पहला मैच है, हमारे बैट्समैनों का प्रॉब्लम ये है कि ये पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल पाते, ये T20 के मोल्ड में खेलते हैं। साहब तो ये सवाल यही पैदा होता है कि ये जो जुमला है ये हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हम जी 20वें ओवर से आगे जब जाते हैं तो परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा कि कुछ प्रोमिनेंट खिलाड़ी थे, लेकिन वनडे और टेस्ट के अंदर वो भी कुछ खास कारकर्दगी 1-2 मैचेस के अलावा नहीं दिखा सके। इसकी बुनियादी वजह यह है फराज के पाकिस्तान जो है ज्यादातर T20 क्रिकेट पे कंसंट्रेट करता है। अब आप PSL को देख ले, 2016 से PSL हो रही है, जो PSL में लड़का परफॉर्म करता है, टेलीविजन पर मैचेस आते हैं, वो नजरों में आता है और उसे पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक, इकबाल भाई बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे गुफ्तगू कर।